सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q4 FY 2020 के रिजल्ट्स के बारे में। इसके साथ साथ हम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी के नए प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके मदद से वो अगले 9 महीनों में ही रिलायंस को एक नेट डेट फ्री कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। जैसे कि हम सब देख सकते हैं, कंपनी ने अपने Q4 FY 2020 के रिजल्ट्स में काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। हम इसके स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 73% का एक फॉल को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख पा रहे हैं, जबकि हमें इसके टोटल रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14.3% का एक फॉल देखने को मिल जाता है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा हुआ है, जिसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% का एक गिरावट को देख पा रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 40 बेसिस पॉइंट के मार्जिन से ग्रो हुआ है, जिसे करंटली हम 15.3% पे देख सकते हैं। इसके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक मार्जिनल फॉल देखने को मिल जाता है, जो कि हम 4.3% के मार्जिन से डिक्रीज होता हुआ देख पा रहे हैं। करंटली इसका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो $8.9 पर बैरल पे स्टैंड करता है, जिसमें हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे पिछले कुछ क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ कंपनी ने 4,245 करोड़ का एक एक्सेप्शनल लॉस को रिपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस में एक ड्रामेटिकली ड्रॉप हमें एंटायर ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसके वजह से इसके इन्वेंट्री में भी काफी सारे लॉसेस हुए हैं। इस वजह से हम इतना बड़ा लॉस को यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस के तौर पे देख सकते हैं। अगर हम इसे डिटेल में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे हम पिछले 12 क्वार्टर्स के इसका जो प्रॉफिट है उसके ग्रोथ को देख पा रहे हैं, और ये Q4 FY 2020 में सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है। यहाँ पे इसके कुछ रीजंस को मेंशन किया गया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस में आए हुए गिरावट को इसका मेन रीजन माना जा रहा है, जिसके वजह से इसका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें भी हमें एक गिरावट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके पास पुराने ओल्ड प्राइसेस पे जो कि हायर प्राइसेस थे उस पे काफी सारे इन्वेंट्री थे। इस वजह से इसके काफी इन्वेंट्री में भी लॉसेस देखने को मिला है, और इसके साथ साथ ग्लोबल ऑयल डिमांड में भी काफी ज्यादा गिरावट को इसका मेन रीजन माना जा रहा है, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज लॉकडाउन की वजह से क्लोज हैं। इस वजह से पूरे दुनिया में ही जो ऑयल डिमांड है वो काफी गिर चुका है। इसके साथ साथ कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ने की वजह से इसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कंपनी को जो अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन्स लेना होता है उस पे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से इसे हायर टैक्स पे आउट करना पड़ रहा है, और इसका जो टैक्स एक्सपेंस है वो इसके प्रॉफिट का 38.5% तक पहुंच चुका है, जो कि इसके पिछले क्वार्टर में सिर्फ 18.5% पे था। इसके वजह से इसके प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि बॉटम लाइन पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसके वजह से हम इसके बिजनेस में अगले कुछ क्वार्टर तक ये पेन को कंटिन्यू रहता हुआ देख सकते हैं। अगर हम इसके बाद इसके GRM को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, हम Q3 FY 15 से यहाँ पे GRM में जो ग्रोथ है उसे देख पा रहे हैं। ये हमें कुछ क्वार्टर पहले ऑलमोस्ट $9.5 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये करंटली $8.9 पर बैरल तक आ चुका है। अगर इसका जो GRM है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे ऐसे ही गिरता रहता है तो हमें इसके प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि नेट प्रॉफिट यानी कि बॉटम लाइन में काफी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इसके पेट्रोकेमिकल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी हमें Q4 में काफी कम सेल्स वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, और हायर एक्सपोर्ट की वजह से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके रेवेन्यू में भी हमें 12.7% का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है, और सेल्स वॉल्यूम फ्लैट रहने की वजह से हम यहाँ पे इसके
जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी एक शार्प डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें 23% का एक गिरावट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हम पिछले 12 क्वार्टर में सबसे खराब प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके रिटेल यूनिट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी अच्छे फिगर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर डिमांड के बेसिस पे काम करता है। तो इस वजह से हमें Q4 में इसमें 4.2% का एक मार्जिनल उछाल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.1% का एक उछाल को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इसके दूसरे वर्टिकल्स जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा फिगर्स देखने को मिल जाता है, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में जियो ने अपने जो टैरिफ हाइक किया था उसका सीधा असर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप इसके डिफरेंट सेगमेंट के परफॉर्मेंस को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके मेजर सेगमेंट्स जैसे कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में हमें काफी भारी गिरावट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे रिटेल और टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा सा अपसाइड को देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसका जो स्टैंडअलोन बिजनेस है उसे ही कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो पेन है वो अगले 1 से 2 क्वार्टर तक कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके बाद लॉकडाउन का जो इंपैक्ट है उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्लोबल ऑयल डिमांड और क्रूड ऑयल में जो प्राइस फॉल हो रहा है वो अगले कुछ क्वार्टर तक कंटिन्यू रह सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का जो बॉटम लाइन है यानी कि नेट प्रॉफिट में हमें एक प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये हमें FY 2021 के Q1 तक कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके रिटेल बिजनेस में भी हमें वॉल्यूम और मार्जिन में थोड़ा सा खराब फिगर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड तेजी से घट रहा है। इस वजह से हमें ऐसे कुछ बुरे फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके डेट पोजीशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें इसके कंसोलिडेटेड डेट में यहाँ पे थोड़ी सी उछाल देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी के ऊपर जितना कर्जा था वो यहाँ पे हमें Q4 में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट में भी 12% का एक उछाल को देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को अपने लोन्स को रीपे करते वक्त ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हम यहाँ पे एक उछाल को देख पा रहे हैं, यानी कि कंपनी को अपना जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना कॉस्ट लगाना होता है उसमें भी हम एक उछाल देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद कंपनी ने रिसेंटली ऐसा अनाउंस किया है कि वो अपने डेट को घटाने के लिए मार्केट में एक राइट इश्यू लाने वाली है, जिसका अमाउंट 53,125 करोड़ होने वाला है। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे सब्सिडियरी के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था, उसका नाम रिलायंस O2C लिमिटेड है, जिसका शुरुआत जनवरी 24, 2019 में हुआ था। इसका मेन रीजन यह था कि रिलायंस अपना जो ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसे अपने एक सेपरेट सब्सिडियरी को ट्रांसफर करना चाहती है, जिसकी वजह से उसे दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्ड करने में काफी ज्यादा मदद मिल सकता है और वो डिफरेंट पार्टनर्स को इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रपोज कर सकती है। इसके बाद कंपनी के पास सऊदी अरब को डील भी है, जिसके मदद से वो अपने ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल यूनिट का ऑलमोस्ट 20% स्टेक बेचना चाहती है, जिसका वैल्यूएशन $15 बिलियन मार्क किया गया है। इसके साथ साथ अप्रैल में ही कंपनी ने फेसबुक के साथ अपना जियो प्लेटफॉर्म में 10% स्टेक का एक डील को फाइनल किया, जिसकी वजह से हमें रिलायंस के शेयर में ऑलमोस्ट 20 to 30% तक एक उछाल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इसका जो रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसका 99.36% टोटल टर्नओवर इसी सेगमेंट से आता है। तो ऐसा करना हमें वाजिब लगता है, क्योंकि रिलायंस अगर ऐसा नहीं करता तो अगर आगे कभी भी ग्लोबल ऑयल डिमांड में ऐसा सिचुएशन पैदा होता है तो रिलायंस के नेट प्रॉफिट में हमें इसका सीधा रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। 30 अप्रैल को रिसेंटली एक बोर्ड मीटिंग हुआ था, जिसके आउटकम में ऐसा बोला गया था कि रिलायंस अपने O2C बिजनेस में रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल फ्यूल रिटेल एंड एविएशन फ्यूल बिजनेस पे फोकस करने वाली है, जिसकी वजह से उसके दूसरे बिजनेस को अपने सेपरेट एंटिटीज को चलाने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। अगर रिलायंस ऐसा करने में कामयाब होती है और अपना जो डेट है
उसे घटाते हुए एक नेट डेट फ्री कंपनी बन पाती है, तो अगले कुछ ही महीनों के बाद हमें रिलायंस के जो सब्सिडियरीज हैं जैसे कि रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो का हमें आईपीओ अगले 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे बिजनेस को अपना जो वैल्यू अनलॉकिंग है उसको करने में काफी ज्यादा मदद मिल सकता है और रिलायंस का जो टोटल बिजनेस है उसे एक्सपेंड करने में भी उसे काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। With this, we will end this video. If you like it, you can smash the like button and don't forget to share it across social media. In case you are new to this channel, consider subscribing and turn on the notification bell so you'll never miss out any update from us. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.